हम ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और फिर दिल्ली निश्चित रूप से प्रदर्शन करेंगे, बड़ा प्रदर्शन से पहली प्राथमिकता में है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आरटीई एक्ट सही, एनसीटीई ही सही है। आरटीई एक्ट पुराने शिक्षकों को डीएड बीएड करने के लिए कह रहा, के लिए नहीं कह रहा साफ, क्योंकि जब 2017 में अमेंडमेंट आया तो उस समय के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उनका जो सदन में दिया गया वक्तव्य है, वीडियो वायरल हो रहा है, हर कोई सुन रहा है। नवोदित भास्कर पर भी आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल देखा मैंने, वहां भी देखा। तो निश्चित रूप से वहां वो सिर्फ शिक्षक प्रशिक्षण की ही बात कर रहे हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि जितने भी हमारे देश के माननीय सांसदगण हैं, उनसे हम समर्थन पत्र लिखवाएं और उन समर्थन पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार के पर दबाव बनाएं। इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति और माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको भी प्रत्येक शिक्षक के माध्यम से पत्र लिखवाने का भी हम कार्यक्रम चलाएंगे कि बड़ी संख्या में शिक्षक जो है पत्र लिखेंगे तो निश्चित रूप से उसका भी प्रभाव पड़ेगा। और इन सब के बावजूद यदि हमारी इस मांग पर ध्यान केंद्र सरकार नहीं देती है तो निश्चित रूप से हम ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और फिर दिल्ली निश्चित रूप से प्रदर्शन करेंगे, बड़ा प्रदर्शन करेंगे, ताकि सरकार तक हमारी बात जो है बहुत अच्छे तरीके से पहुंचे। तो ये सबसे पहली प्राथमिकता में है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आरटीई एक्ट सही है, एनसीटीई ही सही है। आरटीई एक्ट पुराने शिक्षकों को डीएड बीएड करने के लिए कह रहा, टीईटी के लिए नहीं कह रहा साफ, क्योंकि जब 2017 में अमेंडमेंट आया तो उस समय के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उनका जो सदन में दिया गया वक्तव्य है वो पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, हर कोई सुन रहा है। नवोदित भास्कर पर भी आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल देखा मैंने, वहां भी देखा। तो निश्चित रूप से वहां वो सिर्फ शिक्षक प्रशिक्षण की ही बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इतने आंकड़े हैं, इतने शिक्षक प्रशिक्षण से वंचित हैं और इतनी बड़ी संख्या है, इनको हम सेवा से पृथक नहीं कर सकते। तो पहले 5 साल का समय दिया था, अब हम 4 साल का समय और दे रहे हैं। तो पूरी बात शिक्षक प्रशिक्षण को लेकर के हो रही है और कहीं भी बात सेवा से बर्खास्त करने की बात नहीं हो रही है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से कड़ी व्याख्या आरटीई एक्ट की और एनसीटी की जो छूट है उसको की है, तो उसको लेकर के निश्चित रूप से पीड़ा है। तो हमारा यही मानना है कि आरटीई एक्ट सही है। एनसीटी ने भी, एनसीटी जो अधिनियम है 2010 उसके पैरा 4 और 5 में उन्होंने छूट दिया है कि 2010 के पहले, आरटीई एक्ट के पहले जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं तो उनके भर्ती के समय जो नियम थे वही ठीक है, अलग से उनको टीईटी की आवश्यकता नहीं है। तो एनसीटी भी सही, एक्ट भी सही, थोड़ा सा अस्पष्टता के कारण जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कड़ी समीक्षा की है और मुख्य रूप से उनका ये था कि शिक्षा में गुणवत्ता आना चाहिए। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो हमारा कानून है, जो हमारा संविधान है, उसके दायरे में शिक्षा गुणवत्ता की बात की जानी चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो कुल मिला के जब तक पूर्ण न्याय नहीं मिलता है, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जो है अपना पक्ष विभिन्न माध्यमों से रखने की पूरी कोशिश है। अब सर, पक्ष तो रखा जाएगा, पक्ष रखा भी जा रहा था और जिस तरीके से रिव्यू पिटीशन में मुझे लगता है कि इतने बड़े मामले को लेकर के जिस तरीके से इतने देश भर के वकील इकट्ठा हुए और मुझे लगता है कि सभी बड़े वकील उस दिन आप लोगों का पक्ष रख रहे थे, अलग अलग टीचर्स के जो समूह थे उनके जरिए। अब प्रश्न ये है कि अदालती तौर पर तो बहुत ज्यादा उम्मीद शिक्षकों को है नहीं, सीधी सी बात कर लेते हैं। अब मॉनसून सत्र में क्या राज्य सरकारों से लेकर के और सांसदों तक को, मतलब केंद्र सरकार तक को आप निशाने पर लेंगे? क्योंकि बात अब यह है कि यहाँ पर विधायी तौर पर ही समाधान निकाला जा सकता है। तो जो रणनीति है अब वो ये है कि सरकार जो है वो अपना रुख दिखा चुकी है। पिछली बार के जो शीतकालीन सत्र था, फिर उसके बाद संसद का विशेष सत्र आया, फिर बजट सत्र आया और फिर एक और विशेष सत्र आया। तो 4 बार में विपक्षी दलों के सांसद हों या सत्ताधारी दल के सांसद, सबने इस मुद्दे को उठाया। सरकार ने चूं से चां तक नहीं बोला।
सिर्फ इसके कि धर्मेंद्र प्रधान ने बंगाल में बोला था कि अगर हमारी सरकार बनवा दोगे तो हम टीटी के बारे में आपको राहत दिलवाएंगे। अब सवाल ये है कि यहाँ से जो आप बात कर रहे हैं उसका कितना स्थायित्व निकलेगा? निश्चित रूप से हम बिल्कुल, हमारा ये मानना है कि विधायिका के स्तर पर टीईटी से मुक्ति पाई जा सकती है और सब हमारे जितने शिक्षक साथी हैं सभी का फोकस इसी बात पर है कि इसी दिशा में हम विशेष रूप से प्रयास करें और उसके लिए जो भी काम करने को तैयार है वो सब चीजें की जाएंगी, पर हम उसको चरणबद्ध तरीके से रख रहे हैं। जैसे अभी हम ये चाहते हैं कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी हम मुलाकात करें और राज्य से ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास जाए कि चूंकि आरटी एक्ट में एक तो प्रशिक्षण की बात है, दूसरा एनसीटी ने छूट दे के रखा था, 9.5 साल का समय दिया गया, पर चूंकि एनसीटी ने छूट दे के रखा था तो शिक्षकों ने टीईटी के लिए कोई प्रयास नहीं किया। तो सरकारों को भी ये मालूम था कि ये जो है टीईटी नई भर्ती के लिए है, तो सरकारों ने भी कभी इस पे कोई काम नहीं किया, कोई पत्र जारी नहीं किया, कभी शिक्षकों को नहीं कहा कि आपको टीईटी अनिवार्य है। और इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि सरकार, लगभग अधिकांश राज्यों की सरकार जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दायर करके यही बात की कि ये जो टीईटी है ये नए शिक्षकों के लिए है, पुराने के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का ये तो मानना है कि शिक्षक इसमें कहीं पर दोषी नहीं है। तो ये राज्य सरकार का भी दायित्व है कि वो प्रस्ताव माननीय केंद्र सरकार को भेजे और अध्यादेश या विधेयक के माध्यम से इस समस्या का हल कराएं। तो जब आगे और समय देखते हैं, यदि हमारी बातों पे कहीं पर कोई विचार नहीं होता तो निश्चित रूप से हम उग्र तरीके से भी प्रदर्शन करने की हमारा मन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शिक्षकों के साथ बड़ा अन्याय है। आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बैकडेट से कोई कानून, एक हानिकारक कानून जो है वो बैकडेट से लागू, ये इतिहास में पहली बार है। और हमारा ये भी मानना है, विशेष रूप से मेरा व्यक्तिगत रूप से यही कहूंगा कि यदि हमारे सारे शिक्षक परीक्षा को पास करके भी सेवा में अपनी बने रखें, लेकिन कहीं ना कहीं ये नियम, ये कानून आगे चल करके भी दिक्कत देगा, तो इसको समाप्त कराना, उस पर पुनर्विचार कराना, ये हमारा प्रयास रहेगा। भले हमारे सारे शिक्षक साथी परीक्षा निकाल करके और अपनी सेवा बचा लें, लेकिन इसके लिए हम लड़ेंगे लगातार। सर, लड़ाई तो चलेगी, जाहिर सी बात है, लड़ाई की तैयारी हो चुकी है। मेरा प्रश्न मूल रूप से ये है कि जब सरकारें इस बात को लेकर के आश्वस्त थी, खुद जैसा आपने कहा कि लगातार, मैं खुद शिक्षक परिवार का था और मुझे लगता है कि हर जगह पे हर बार शिक्षकों को गर्मी में बीओ ऑफिस या डाइट में जाकर के वो अपना शिक्षक और प्रशिक्षण लेते ही रहे हैं। अब ये मुझे समझ से परे है कि ऐसा कौन सा मानक टेट अनिवार्यता में है कि जो शिक्षकों की इतने साल की ट्रेनिंग, उसके वो लोग मानते हैं कि ये शिक्षक योग्य नहीं हो सकती। इतने साल की ट्रेनिंग है, आप खुद भी लंबे समय तक शिक्षक रहे हैं और हैं अभी भी, तो आप तो मानते हैं इस बात को, देखिए जरा। नहीं, निश्चित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हम शिक्षा गुणवत्ता के लिए टीईटी करा रहे हैं और हमारा ये मानना है कि शिक्षा की गुणवत्ता टीईटी से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका अनुभव है। अनुभव ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय टीईटी के। तो यदि आप टीईटी की आड़ में शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सीनियर, वरिष्ठ शिक्षक, अनुभवी शिक्षक सिस्टम से हट जाएंगे, तो इसका शिक्षा की गुणवत्ता पे उल्टा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शायद इस चीज पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। निश्चित रूप से अनुभव सिर्फ कक्षा में पढ़ाने का नहीं रहता है, प्रतिवर्ष लगभग उनको शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कभी 1 हफ्ते का, कभी 10 दिन का, कभी 15 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय विशेष रूप से चलता है। तो निश्चित रूप से जो अभी हमारे कार्यरत शिक्षक है वो बहुत अनुभवी है। टीईटी कोई ऐसा इशू नहीं है कि बिल्कुल टीईटी जो पास है उन्हीं से गुणवत्ता आएगी। तो और कहीं ना कहीं ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना, ये सारी चीजें गड़बड़। अब इसमें हम मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश में तो 2005 से अच्छी क्वालिटी के शिक्षक आए करके वहां तो शिक्षक पात्रता परीक्षा हो ही रही है। लेकिन अब चूंकि जो एनसीटी ने नियम बनाए हैं वो 2010
में बनाए हैं। तो पुराने और इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में थोड़ा ना थोड़ा अंतर तो रहेगा, लेकिन जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करके सेवा में आया है, अब फिर से उसकी पात्रता परीक्षा लेना, ये भी एक बहुत बड़ी विसंगति है। उसका कारण सिर्फ एक यही है कि इसको पिछले की डेट से लागू किया जा रहा है। लागू करते समय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया कि हो सकता है कई राज्यों में इससे अच्छी टीईटी पहले से आयोजित हो रही हो, तो उस पर भी विचार करना चाहिए था। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश में देखते हैं तो बैगा है, सहारिया है, आर्या है, जो विशेष पिछड़ी जाति है, तो सरकार इनके स्तर को ऊपर उठाने के लिए, इनका सामाजिक आर्थिक स्तर ऊपर उठाने के लिए लगातार प्रयास करती है। तो उसमें उन्होंने एक प्रयास ये भी किया है कि इनको एक कोटा तय करके और बिना चयन प्रक्रिया के इनको सीधे नौकरी में लिया है। अब सोचिए, इन शिक्षकों की भी टीईटी होगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, तो जब सरकार ने खुद उनको आगे प्रमोट किया है बिना परीक्षा के, बिना चयन प्रक्रिया के, अब उनकी टीईटी लोगे तो क्या होगा? बहुत मुश्किल है उनके लिए टीईटी पास करना। फिर वो क्या होंगे? सेवा से बाहर होंगे। तो सरकार जो योजना लेके आई थी तो वो तो और भी ज्यादा उल्टा हो गया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो रेट्रोस्पेक्टिव आदेश, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट, अभी आप देख लीजिए टीईटी के लिए जो एनसीटी की गाइडलाइंस है कि टीईटी की परीक्षा के लिए कौन पात्र है, तो उसमें साफ लिखा है प्राथमिक शिक्षा के, मान लीजिए वर्ग 3 का है, तो हायर सेकेंडरी में उसके 50% या उससे अधिक मार्क्स होना चाहिए। टीईटी में बैठने के लिए 50% या उससे अधिक मार्क्स होना चाहिए। पर जब उस शिक्षक की भर्ती हुई थी तो उस समय परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं थी। अब उसके 50% से कम मार्क्स है, अब वो टीईटी ही नहीं बैठ पाएगा। तो ऐसे में वो सीधे सेवा से बाहर हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है, जो रिटायरमेंट होंगे उनको हम कंपलसरी रिटायरमेंट का लाभ दे देंगे, और जो भी उनके टर्मिनल बेनिफिट्स हैं आफ्टर रिटायरमेंट, जो लोग बेनिफिट्स हैं वो हम उनको देंगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो एक पनिशमेंट शिक्षक को मिल रहा है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया कि हो सकता है बहुत सारे शिक्षक ऐसे हों जिनको कोई टर्मिनल बेनिफिट ना मिलता हो। अब मध्य प्रदेश कई यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में 90% जो शिक्षक है वो अध्यापक संवर्ग से आए, स्थानीय निकाय के द्वारा भर्ती होकर के आए हैं, और बहुत कम वेतन उनको मिलता रहा है। उनको पेंशन नहीं मिलती है, ग्रेजुटी नहीं मिलती है, किसी प्रकार का कोई टर्मिनल बेनिफिट उनका है ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया हम टर्मिनल बेनिफिट देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के 90% जो 2-2.5 लाख शिक्षक है उनको रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं मिलना है। तो अब आप सोचिए कितनी बड़ा संकट उनके सामने आ जाएगा। अपनी लंबी सर्विस को देखते हुए हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने हाउस लोन ले लिया, 30 लाख 40 लाख का हाउस लोन है, अपने बच्चों को उच्च अध्ययन में पढ़ाने के लिए उसका अध्ययन लोन वगैरह बैंकों से ले करके रखा है। अब ऐसे में अचानक उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, कितना बड़ा संकट शिक्षक और उसके परिवार के ऊपर आएगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया है। एक बार हमने रिव्यू में ये सारी बातें रखी थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। तो इन सारे बिंदुओं को लेकर के हम फिर से क्यूरेटिव पिटीशन में इन सारी बातों को रखेंगे निश्चित रूप से। और क्यूरेटिव में कई लोग कहते हैं कि क्यूरेटिव में कुछ नहीं होता, बात सही है। सामान्य रूप से क्यूरेटिव या रिव्यू इनका जो स्कोप है वो ना के बराबर है, बहुत कम होता है। लेकिन चूंकि हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमको न्याय नहीं मिला है, तो हमारी उम्मीद की किरण यही है कि चूंकि हमको न्याय नहीं मिला है, न्याय नहीं हुआ है, इसीलिए पूरा विश्वास है कि चाहे क्यूरेटिव के माध्यम से हो या अन्य जो और भी विकल्प है, हमको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। अब न्याय तो मिलेगा सर, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस आदेश को आप प्रैक्टिकली अपील में नहीं ला सकते, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात 100% सही है, क्योंकि जब आपको इस तरीके का आदेश लाना पड़ेगा तो एक फिर उस तरीके की मशीनरी भी बनाने की जरूरत है। ये बात भी सही है। अब मूल प्रश्न यहाँ से ये खड़ा हो रहा है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। मॉनसून सत्र में
जो आप बात रखने वाले हैं अपने सांसदों के जरिए, बिल्कुल। तो वो कौन सी बातें होंगी जिसके नाते से आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उस पर आधारित रख करके सीधे सरकार से सवाल करेंगे और बोलेंगे कि हमारी इन बातों को प्रमुखता के आधार पर आप रखो और इसके बाद हमको इन चीजों से राहत दिलाओ? सीधा सा है कि जो आरटीई एक्ट धारा 23(2) में जो उन्होंने शिक्षकों के लिए 5 साल का समय दिया है, तो वो जो शिक्षकों के शब्द लिखा है कि शिक्षकों को 5 साल का समय दिया जाता है कि जो एनसीटी जो न्यूनतम योग्यता तय करेगा वो आपको 5 साल के अंदर प्राप्त करना पड़ेगा। तो वहां जो शिक्षक शब्द है वहीं पर संशोधन की आवश्यकता है। वहां पर स्पष्ट कर दे कि जो पूर्व से कार्यरत शिक्षक है उनके लिए ये अनिवार्य नहीं है। इसी प्रकार जो अमेंडमेंट 2017 में भी किया है उन्होंने और लिखा है कि पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को जो है ये न्यूनतम योग्यता जो है वो 4 साल के अंदर प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये दोनों जगह संशोधन लेकर के आए सरकार और स्पष्ट कर दे कि ये पुराने शिक्षकों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यही नियम है। ये बिल्कुल न्यायालय द्वारा भी ये तय नियम है कि कोई भी आदेश निर्देश जो है वो बैकडेट से लागू नहीं होता, विशेष रूप से तब जब वो उस कर्मचारी के लिए, उस व्यक्ति के लिए लाभकारी ना हो। कोई भी लाभकारी आदेश बैकडेट से लागू हो सकता है, लेकिन हानिकारक आदेश जो है वो नहीं होता, आज तक कभी नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। और जो 25-30 लाख शिक्षक है एक बड़ी संख्या कहलाती है, बल्कि हमारा तो ये सोचना था कि जो संविधान का अनुच्छेद 142 का उपयोग करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पारित किया है, इसका उपयोग वास्तव में शिक्षकों की सेवा को बचाने के लिए होना। यदि मान लीजिए एक्ट में कहीं कुछ गड़बड़ी है भी और जिससे शिक्षक बाहर हो रहे थे इतनी बड़ी संख्या में, पहले भी आदेश हुए हैं ऐसे जहां पर शिक्षक बड़ी संख्या में सेवा से बाहर होने का मौका आया था, तो वहां कोर्ट ने 142 का उपयोग करके उन शिक्षकों की सेवा को बचाया है। तो यहाँ पर भी उसका उपयोग होना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है हमारा कि इस तरीके से हमको न्याय जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला। न्याय नहीं मिला है अभी तक। अब सीधा सा सवाल मेरा ये है कि अभी आप 2 दिन पहले एनसीटी के ऑफिस गए थे। बिल्कुल। आपने वहां पर क्या बात की, किन किन तथ्यों पर बात की और उसके बाद आपने उनसे क्या मदद मांगी? देखिए, एनसीटी जाने का जो हमारा मकसद था वो यही था कि एनसीटी ने ही टीईटी का प्रावधान किया। एनसीटी के प्रति हमारा सम्मान है कि उन्होंने पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को छूट देके रखी थी। वो जानते थे कि यदि हम यहाँ पर टीईटी का प्रावधान कर देंगे तो जो पुराने शिक्षक हैं उनके ऊपर भी ये टीईटी अनिवार्य हो जाएगा, ये टीईटी रेट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने अपने पैरा 4 और 5 में 4 में ये कह दिया कि यदि किसी की नियुक्ति 3 सितंबर 2001 के पहले हुई तो उस समय जो उसके भर्ती के नियम थे, जो अर्हता थी निर्धारित, वही मान्य होगी और टीईटी की अनिवार्यता नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि 3 सितंबर 2001 के बाद और आरटीई एक्ट के पहले जो नियुक्त हुए हैं, तो उस समय एनसीटी ने एक विनियम 2001 बनाया था, उसमें कुछ अर्हताएं तय की थी, डीएड बीएड वगैरह। तो उन्होंने कहा कि एनसीटी विनियम 2001 के तहत जिनके पास योग्यता है उनके लिए भी टीईटी नहीं है। तो इस तरीके से आरटीई एक्ट के पहले जितने नियुक्त हुए सबको एनसीटी ने छूट दे के रखा। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि एनसीटी की कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, एनसीटी जो है वो आरटीई एक्ट को ओवर रूल्ड नहीं कर सकता, एक्ट से ऊपर एनसीटी नहीं है। यद्यपि हम भी अपने विवेक से सोचे कि एक्ट में तो कहीं पर टीईटी नहीं लिखा, डायरेक्ट टीईटी नहीं लिखा। यदि एक्ट में टीईटी लिखा होता तो निश्चित रूप से एनसीटी उसको बदल नहीं सकता, फिर वो सब पे लागू हो जाता। लेकिन एक्ट ने तो पावर दिया है एनसीटी को कि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करिए। तो एनसीटी ने एजुकेशन में क्वालिटी लाने को सोचा। पहले से डीएड बीएड के नियम तो थे ही। कल उनसे जो बात हुई हमारी, उप सचिव थे, उनसे जब बात हुई हमारी सतीश कुमार जी से, तो उन्होंने ही कहा कि हमने कहा टीईटी का प्रावधान क्यों किया आप?
आपकी टीईटी का प्रावधान करने से हमने कहा यहाँ 30 लाख शिक्षकों का नौकरी जो है संकट में आ गई, आपने टीईटी का प्रावधान क्यों की? तो उनका यही कहना था कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए जो आरटीई एक्ट की जो मंशा थी, तो गुणवत्ता लाने के लिए हमने कुछ थोड़ा हटके नया करने की प्रयास उसमें किया है, लेकिन हमने पुराने शिक्षकों का छूट का प्रावधान दिया हुआ था, हमारी गलती नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। लेकिन हम जो गए थे वो इसी उद्देश्य से गए थे कि जब आपको पावर नहीं था तो आपको टीईटी लेकर के नहीं आना। तो अब आपका दायित्व है, एनसीटी का दायित्व है कि वो केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे, उनको समझाए, है ना, अपनी बात रखे कि ये जो टीईटी है इसको जो लाया गया था वो नए भर्ती की मंशा से लाया गया, लेकिन अब चूंकि मामला पेच जो है कोर्ट में फंस गया है, इसीलिए ये अध्यादेश के जरिए या विधेयक के जरिए जो है इसमें संशोधन की आवश्यकता है, ऐसा एनसीटी केंद्र सरकार को पत्र लिखे, ये हमारा उनसे आग्रह था। तो उन्होंने ये कहा है, आश्वासन दिया है कि हम आपका पत्र जो है वो केंद्र सरकार तक अनुशंसा के साथ भेजेंगे निश्चित। बिल्कुल, तो एनसीटी का ये कहना है, लेकिन इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, उन सब के बीच में विधायी तौर पर ही क्या शिक्षकों को समाधान मिलेगा? और ये बात इसलिए पुख्ता हो रही है क्योंकि अब शिक्षक समुदाय जो है वो पूरी तरीके से अपने स्वाभिमान के साथ जाग चुका है। शिक्षकों का जब स्वाभिमान जगा है तो सरकारें भी हिली हैं, इस बात पर कोई दो राय नहीं है। तो जिस तरीके की स्थिति बनी है, अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि सड़क से लेकर के संसद तक और संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक शिक्षक तैयार हैं। तो सारे स और श को जोड़ करके आप ये देखिए कि समाधान निकलेगा या नहीं, ये इस साल के मॉनसून सत्र में तय हो जाएगा। उसके बाद शिक्षकों को आगे की रणनीति क्या होगी